नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां हुई खड़ी फसल के नुकसान पर किसानों को मिलेगा मुआवजा। आगे देखेंगे कि कहां अशासकीय शाला संगठन ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। इसी क्रम में आगे जानेंगे कि कहां भत्ता न मिलने पर आशा कार्यकर्ताओं ने दिया धरना। और भी ऐसी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। एक पखवाड़े से अंबेडकर नगर जिले के मध्य से गुजरने वाली तमसा नदी जो रौद्र रूप धारण कर चुकी थी, अब उसके जलस्तर में तेजी से गिरावट आ रही है। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन बाढ़ पीड़ितों को सहायता प्रदान करने का कार्य शुरू कर दिया है। बाढ़ पीड़ितों के सर्वे का प्रथम चरण लगभग पूरा हो चुका है और लोगों के बैंक अकाउंट में पैसा जा रहा है। उप जिलाधिकारी अकबरपुर परवन कुमार जायसवाल ने बताया कि रिहायशी मकानों में बाढ़ का पानी घुसा था। उन प्रभावितों को अब तक सहायता प्रदान की जा रही है। पहली सूची जारी कर दी गई है। वहीं दूसरी तरफ नदी के किनारे की खड़ी फसल डूब चुकी है। उसके सर्वे का कार्य राजस्व टीम ने शुरू कर दिया है। मोस्टली जो तमसा नदी है, तमसा नदी का पानी ओवरफ्लो किया है 2-3 दिन में। तो हम लोग 3 दिन से कंटिन्यू उसका सर्वे कर रहे हैं। हमें तहसीलदार रेवेन्यू टीम पूरी लगी हुई है। तो जिन जिन घरों में पानी गया है उनकी सूची बना ली गई। उनको आर्थिक सहायता का धनराशि उनके खाते में भेजी जा रही है। तथा इसके अलावा जिनकी धान की फसल नुकसान हुआ है और 33% से ज़्यादा नुकसान हुआ, उनको जो सरकारी दर से मुआवजा है उनको दिया जाएगा। अंबेडकर नगर से कैमरा पर्सन धीरेन्द्र नाथ वर्मा के साथ अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश अशासकीय स्कूल संगठन के आह्वान पर आज आमला में अशासकीय स्कूल संगठन द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन तहसीलदार आमला एवं खंड शिक्षा अधिकारी को सौंपा गया। ज्ञापन देने वालों में सृष्टि इंग्लिश स्कूल जम्बाड़ा, कैपिटल इंग्लिश स्कूल आमला के सोनी प्ले स्कूल, प्रोग्रेसिव प्ले स्कूल आमला व अन्य लोग सम्मिलित रहे। बैतूल से सी न्यूज़ संवाददाता सुमित महातकर की रिपोर्ट। कुशीनगर के जिला मुख्यालय रविंद्रनगर दूस पर आशा कार्यकर्ताओं ने दिया धरना। कहा कि आशाओं की 200 से ऊपर 12,000 कोविड-19 भत्ता नहीं दिया गया और जिला मुख्यालय पर अपने 18 चीजों का रखा मांग पत्र। आशाओं ने नारा दिया कि हम फूल नहीं चिंगारी हैं, हम भारत की नारी हैं। कुशीनगर से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद सैफ रजा की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रतलाम से है, जहां रतलाम जिले के धामनौद में नेशनल एक्सप्रेस वे पर फिलहाल आवागमन शुरू नहीं हुआ। उससे पहले आसपास के खेतों के मालिक किसानों के लिए परेशानी बने इस एक्सप्रेस वे पर फिलहाल अलग नज़ारा देखने को मिल रहा है। इस एक्सप्रेस वे पर किसान फिलहाल थ्रेसर मशीन से अपनी सोयाबीन निकाल रहे हैं। एक्सप्रेस वे बनने से आसपास के कई खेतों की तो ये स्थिति है कि आने जाने का रास्ता भी नहीं बचा है और ट्रैक्टर, ट्रॉली, थ्रेसर मशीनों वे भी नहीं पहुंच पा रही है। बारिश के बाद सोयाबीन की फसल खेतों में पक गई है। ऐसे में दिल्ली मुंबई 8 लाइन एक्सप्रेस वे पर ही सोयाबीन निकालना किसानों की मजबूरी बन गया है। मजदूरों से कटाई के बाद किसान फसल से 8 लाइन एक्सप्रेस वे पर ला रहे हैं और यहीं पर थ्रेसर मशीन से सोयाबीन निकाल रहे हैं। वहीं 7 महीने पहले जब धामनौद, इशरथुनी सहित आसपास के किसानों ने कलेक्टर को समस्या बताई थी तो उन्होंने दोनों तरफ 33 मीटर का रास्ता देने की बात कही थी और कहा था कि इसका प्रस्ताव बनाकर भोपाल भेजा है, लेकिन आज तक रास्ता नहीं मिला। अगर यही स्थिति रही तो किसानों को आने वाले समय में भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जब से 8 लाइन बनी है, जब से हमारे को फसल बोने करने, फसल निकालने में सब में तकलीफ हो रही है। यहाँ पे क्या तकलीफ है आपको? तकलीफ वहाँ से दूसरे खेत से लाना पड़ता, रास्ता नहीं है हमारे, ना तो ट्रैक्टर जा पा रहे हैं खेत में और ना कुछ नहीं, बड़ी दिक्कत आ रही है। अच्छा, तो फिर आप लोगों ने क्या उपाय निकाला है? क्या उपाय सरकार तो कुछ निकाल ही नहीं रही है। हमारे को खुद को वहाँ से मजदूर ला के नुकसान हो रहा है, फिर भी हम यहाँ ला के निकाल रहे हैं। ये अभी तो बंद है तो निकाल रहे हैं, बाद में यदि ये चालू हो जाएगी तो बाद में सरकार थोड़ी निकालने देगी हमारे को यहाँ पे। क्या तो फिर इसके लिए आपने प्रशासन से बोला कि नहीं बोला? प्रशासन में कलेक्टर में भी आवेदन भी दे दिया है, यहाँ पे रिपोर्ट भी लिखवा दी है, चौकी भी जाके बोल दिया, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। अच्छा, कितने किसान होंगे आप जैसे? 150-200 जने हम। तो फिर भी कोई, तो आप लोग क्या चाहते हो इसके लिए? हमें रास्ता मिल जाए, हमारे को व्यवस्थित हम जहाँ आ पाए, हमारे को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए 8 लाइन की वजह से। कितने किसानों ने यहाँ सोयाबीन निकाली होगी इससे? सभी ने निकाली यहीं ला के, क्योंकि नीचे जाने का ट्रैक्टर तो जगह है ही नहीं। परेशानी ये है कि सर हमारे यहाँ खेत पे जाने का रास्ता ही नहीं है। जब से 2 साल हुए बने हुए हैं तो परेशानी आ रही है आने जाने में।
क्या परेशानी आ रही, किस तरह से आ रही? खेत में जा नहीं सकते अभी तो, जैसे कि जैसे तैसे सोयाबीन रोड पे निकाल रहे हैं, उसके बाद बोने में तकलीफ आएगी। अब बोने का रास्ता ही नहीं है अगली फसल। तो क्या करना चाहते हैं आप लोग, क्या चाहते हैं? तो रोड के साइड में जगह मिले हमको आने जाने के लिए। बारिश में भी कोई परेशानी आई थी आप लोगों को? बारिश में तो बहुत परेशानी आई। क्या परेशानी आई थी? बारिश में भी नहीं जा सके खेत पे, दवाई वगैरह छिड़काव नहीं करवा सके। हाँ। तो कितना नुकसान हुआ आप लोगों को इससे? नुकसान तो क्या है, डबल मजदूरी लग रही है यहाँ लाने में। अब यहाँ जो आप 4 लेन पे ये कर रहे हैं, तो किसी ने मना वगैरह तो नहीं किया अभी आप लोग? मना तो बोलते हैं, लेकिन अब क्या करो, हमारी मजबूरी है कि यहाँ पे मत निकालो, धूल हो रही। लेकिन अब कहाँ निकाले, खेत में तो ट्रैक्टर ही नहीं जा रहा। कितने किसान होंगे ऐसे आपके जैसे? होंगे 200 किसान लगभग। इस क्षेत्र में तो आप लोगों ने प्रशासन वगैरह को नहीं बोला क्या? प्रशासन को भी बोला, आवेदन भी दिया जन सुनवाई में, लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा। रतलाम से सीनू संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां पर रीवा शहर के संजय गांधी अस्पताल में अभी कुछ दिन पहले अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा मरीज के परिजन के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हुआ था। वहीं आज डॉक्टर के साथ हुई अभद्रता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। संजय गांधी अस्पताल में अक्सर देखने को आता है कि इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। कभी मरीज के परिजनों के साथ मारपीट, कभी डॉक्टर के साथ मरीज के परिजन अभद्रता करते देखे जा सकते हैं। फिर भी ना तो अस्पताल प्रशासन ऐसे मामलों को संज्ञान में लेकर कार्यवाही कर रहा है और ना ही पुलिस प्रशासन द्वारा ऐसे मामले में कोई कार्यवाही की जाती है। ये भविष्य में बड़ी घटना घटित होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, पुलिस या प्रशासन या अस्पताल प्रशासन? रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर से है, जहां गैंगस्टर एक्ट के तहत डीएम आरिका कोरी के आदेश पर गैंग लीडर विकास यादव उर्फ विकी द्वारा अपने परिजनों के नाम संयुक्त संपत्ति कीमत लगभग 1,01,60,000 रुपए की अचल संपत्ति को आज जिला प्रशासन ने कुर्क किया है। वहीं अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत 8 अक्टूबर को थानाध्यक्ष बहरियाबाद विवेचक के द्वारा प्रेषित आख्या पर पुलिस कप्तान रोहन प्रमोद बोत्रे के द्वारा की गई संस्तुति पर अभियुक्त विकी उर्फ विकास यादव निवासी मधुबन द्वारा खानपुर द्वारा अपनी मां तारा देवी, पत्नी रमेश यादव एवं पत्नी नंदिनी देवी के नाम की संयुक्त संपत्ति एक गिरोह बनाकर लोक व्यवस्था को अस्त व्यस्त करने एवं अपने स्वयं के तथा अपने गैंग के सदस्यों को लाभ पहुंचाने के लिए बेनामी संपत्ति को कुर्क किया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत 1,01,60,000 बताई जा रही है। सर खानपुर थाना क्षेत्र में सर एक 14 की कार्रवाई की गई है सर, क्या सर पूरा मामला? देखिए, लगातार माफियाओं के ऊपर 14 की कार्रवाई के अंतर्गत उनकी प्रॉपर्टी का जब्तीकरण कराया जा रहा है। आज खानपुर थाना क्षेत्र में विक्की यादव उर्फ विकास यादव इस व्यक्ति की प्रॉपर्टीज़ का जब्तीकरण लगभग 1.25 करोड़ की प्रॉपर्टी का जब्तीकरण यहाँ पे न कराया गया है। इसकी 2 लैंड प्रॉपर्टीज़ न है, उसका जब्तीकरण आज कराया गया है। ये व्यक्ति अपने गिरोह के साथ जो भी एक्साइज के इलीगल शराब के मामले में लिप्त न था। गैंगस्टर का मुकदमा इस व्यक्ति के ऊपर पंजीकृत किया गया था। इसी तरीके की कार्रवाई अन्य अपराधियों के ऊपर भी कठोर तरीके से कराई जाएगी। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। खबर जिला जालौन के कोन से आ रही है, जहां जुझारपुर सोसाइटी के बाहर टैक्सी आपे गाड़ियां खाद और सामान लाद रही हैं, जिससे सवारी वाहन को माल ढोने का काम आ रही है। जिससे लोडर वाहन को सवारी वाहन बनाकर चलते हैं तो प्रशासन लोडर वाहन वालों का चालान कर देती है। इसलिए प्रशासन से इस तरह से चल रहे वाहनों पर शिकंजा कसा है। कई लोडर वाहन वालों की शिकायत की है। जालौन से सी न्यूज़ संवाददाता देवेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट। जशपुर जिले में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष एवं कुनकुरी के सुप्रसिद्ध दर्शनीय स्थल हनुमान टेकड़ी के संस्थापक रमेश बजाज जी का आकस्मिक हृदयघात होने से अब इस दुनिया में भी नहीं रहे। स्वर्गीय रमेश बजाज जी एक सामाजिक, धार्मिक, मिलनसार एवं प्रतिष्ठित व्यवसायी व्यक्ति थे। 3 दिन पूर्व में इनकी तबीयत बिगड़ गई थी, जिसका इलाज रांची में किया जा रहा था। वहीं इलाज के दौरान उनका आकस्मिक हृदयघात होने से निधन हो गया। इस घटना को लेकर पूरा कुनकुरी शहर शोक में डूबा हुआ है। रमेश बजाज कुनकुरी के प्रतिष्ठित व्यवसायी के साथ साथ एक गणमान्य नागरिक भी थे। उनकी क्षतिपूर्ति से युवाओं ने काफी गहरा दुख प्रकट किया है। आज कुनकुरी के मुक्तिधाम में उनका विधिवत रूप से अंतिम संस्कार किया गया। इस अंतिम संस्कार में जशपुर के राजघराने से श्री विक्रमादित्य सिंह जूदेव, जिलाध्यक्ष सागर यादव, सामाजिक कार्यकर्ता विष्णु सोनी, अजय गुप्ता समेत अन्य हजारों की संख्या में ग्रामवासी शव यात्रा में शामिल हुए। जी बताएं बाबा, क्या हुआ था आज? रमेश बजाज, जिनको कि हम लोग काका
के नाम से बोलते थे और सदैव उनका आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन, उनका स्नेह मिलता था। और उनका ये असमय इस दुनिया से चले जाना जशपुर ज़िले के लिए, परिवार के लिए, सबसे पहले तो परिवार, उसके बाद अपने समाज के लिए, अपने हिंदू धर्म के लिए बहुत बड़ी क्षति है। इस क्षति को कभी पाटा नहीं जा सकता। उनके बताए हुए रास्ते पर हम चलेंगे। जो धर्म का उन्होंने कुमार दिलीप सिंह जूदेव काका साहब के रास्तों पर उन्होंने जो चला, हम लोग भी हनुमान टेकरी में जो उनके द्वारा इतना समय दिया जाता था, हम लोग ये संकल्प लेते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं कि कोई भी वहाँ कमी नहीं आएगी व्यवस्था में। हम लोग सभी लोग इस पर कार्य करेंगे भविष्य में और सदैव हम लोग के दिलों में वो रमेश बजाज काका जी रहेंगे। और इतनी बड़ी जो क्षति हुई है, परिवार को ईश्वर धैर्य प्रदान करे और रमेश बजाज जी काका के आत्मा को चिर शांति मिले। जी बताएं विष्णु जी, आज अत्यंत दुख का विषय है कि आज हमारे बीच रमेश बजाज काका जी नहीं रहे। पूरे नगर के लोग जानते थे कि बच्चे से बुजुर्ग सबके साथ उनका एक आत्मीय संबंध था और हर कोई के साथ एक परिवार की तरह मिलना जुलना, किसी भी दुख की घड़ी में सबसे पहले वहाँ तक पहुँच के और उनका हाल चाल लेना, छोटे मोटे समस्या को इस तरीके से सॉल्व करते थे और हर एक धार्मिक क्षेत्र में अग्रणी भूमिका रहती थी इनकी। आज ऐसे हुतात्मा बोला जाए रमेश बजाज काका जी हमारे बीच नहीं रहे और आज उनका अंतिम संस्कार उनके जन्मस्थली कुनकुरी मुक्ति धाम में किया जा रहा है। इससे पूरा नगर शोक स्तब्ध है और क्या बोले। जशपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। कासगंज में युवक पर जानलेवा हमले का आरोपी पुलिस ने किया गिरफ्तार। सर्विलांस की मदद से आरोपी किया गया गिरफ्तार। गिरफ्तारी से बचने के लिए बार बार ठिकाने बदल रहा था आरोपी। बीते 29 सितंबर को बहेड़िया निवासी वीरेश को तमंचे से मारी गई थी गोली। अभियुक्त के निशानदेही पर बाजरे के खेत से घटना में प्रयुक्त तमंचा 315 बोर एक खोखा बरामद किया गया है। अभियुक्त थाना चंडौस जनपद अलीगढ़ के किनुआ का निवासी बताया जा रहा है। क्या है पूरा मामला? देखिए, आप सभी को विदित है कि 29/9/2022 को वीरेश पुत्र ओमवीर सिंह, जिनका एक पंचर की दुकान है, उस पर एक ललित नामक व्यक्ति ने उन पर गोली चलाई है। तो कल शाम को 9 बजे ललित पुत्र शंकरलाल, जो ये निवासी अलीगढ़ के हैं, उनके निवास पर ही इनको हमने अरेस्ट किया है और इनके यहाँ से मतलब मौके पर एक 315 बोर तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद कर लिए हैं और यही विषय विजिट कराने के लिए पीछे। कहाँ से गिरफ्तारी हुई इनकी? इनकी गिरफ्तारी अलीगढ़ से हुई है। कल 17/10/2022 को 9 बजे इनकी गिरफ्तारी अलीगढ़ से। कासगंज से सी न्यूज़ संवाददाता मानपाल यादव की रिपोर्ट। डेल्मो विकासखंड क्षेत्र के रसूलपुर गहरबारी में महिला की मौत। जानकारी के अनुसार प्रमोद कुमार शुक्ला पत्नी मंजू शुक्ला 49 वर्षीय आए दिन पत्नी को मारता पीटता था और गाली गलौज करता था, जिससे आहत होकर पत्नी ने आत्महत्या कर ली। पुनीत अपने परिवार के साथ बाहर रहता था। इसके दोनों बच्चे घर पर मौजूद थे। पति प्रमोद शुक्ला फरार है, उसका कोई पता नहीं है। ग्रामवासियों की सूचना पर पहुंची पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें लिखा था पत्नी मंजू शुक्ला अपने पति से आहत थी। उसने सुसाइड नोट पर अपना दर्द बयां किया और फिर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता आलम कादरी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।